नीरज की शादी के लिए अशोक और उषा बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें लड़की देने को तैयार ही नहीं होता है। एक रोज परेशान होकर अशोक उषा से कहता है, भाड़े के घर में कोई अपनी बेटी नहीं देगा, मैं घर खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो ऐसे भी लेना ही होगा। जैसे जैसे परिवार बढ़ेगा तो घर की तो जरूरत होगी ही। आगे चलकर पूजा है, विशाल है, उनकी शादी को वक्त तो चाहिए ही होगा अपने घर। मम्मी वैसे भी ये घर ना बहुत छोटा है, कम से कम हमें 3 रूम का घर तो चाहिए ही। ठीक है, तो अब घर खरीदने का दिमाग लगाना होगा। पैसों का इंतजाम करता हूँ। उषा, तुम्हारे पास जेवर पड़े है ना, उसमें से कुछ बेच देंगे। नीरज बाहर से आता है और उषा से कहता है, मम्मी एक गर्मा गर्म चाय पिला दो ना। हाँ बेटा, दे रही हूँ। तभी एक्साइटेड होकर पूजा नीरज से कहती है, भैया अब हमारे पास भी ना अपना घर होगा, पापा घर लेने वाले हैं। क्यों? घर लेने का अचानक प्रोग्राम कैसे हो गया? उषा नीरज को चाय देकर कहती है, बेटा पहले का जमाना कुछ और था, अब कोई भी लड़की भाड़े के घर में आना नहीं चाहती। अब तू ही सोच, क्या तू अपनी बहन को भाड़े के घर वाले से शादी कराएगा? तेरे लिए लड़की देख रहा है और बिना घर के कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। मम्मी, अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि घर के साथ साथ शादी का खर्चा उठा सके। अरे तो क्या ही कर सकते हैं, मैं अपने जेवर बेच दूंगी, बाकी के जब पैसा आएंगे तब बनवा देना। क्या ये सब दिमाग लगा रही हो तुम? अभी कोई घर नहीं लेंगे, जब पैसे आएंगे तभी लेंगे। जिससे शादी करनी होगी वो ऐसे कर लेगी और जैसा नहीं करनी होगी वो नहीं करेगी। वैसे मैंने लड़की पसंद करके रखी है। वाह भैया, तुम तो छुपा रुस्तम निकले। अरे फोटो तो दिखा लड़की की। नीरज नैन्सी की फोटो दिखाता है और नैन्सी सबको पसंद आ जाती है। ठीक है, लड़की को इस घर आने में कोई दिक्कत नहीं है तो हमें क्या है भाई। मम्मी, मेरी शादी के बाद जब हाथ में पैसे आएंगे ना तो बड़ा सा घर बनवा लेंगे। जेवर तोड़कर घर बनवाना, इसमें मुझे कोई समझदारी नहीं दिखती। ठीक है भाई, तुझे जो ठीक लगे। अशोक नैन्सी के पिता से बात करके दोनों का रिश्ता पक्का कर देता है। पूजा शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। शादी की तैयारी शुरू होती है। उषा, तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि तेरे इस छोटे से घर में लड़की आने को राजी हो गई। अब और क्या ही चाहिए। हाँ वो तो है, लड़की तो मुझे अच्छी मिल गई है। नैन्सी और नीरज की शादी बहुत धूमधाम से होती है और नैन्सी उषा के घर चली आती है। इधर नैन्सी का गृह प्रवेश होता है, उधर अशोक को फोन आता है। अशोक, डील फाइनल हो गई है। क्या सच में डील फाइनल हो गई? कितने सालों से इस दिन की राह देख रहा था, अब जाके सुकून आया मन को। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अशोक तुरंत 11,000 निकालकर बहू के हाथ में रखता है और कहता है, उषा, लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। बहू के आते ही इतनी बड़ी डील फाइनल हो गई, अब नया घर लेने की तैयारी करो। क्या सच में? लक्ष्मी है बहू। बहू तू मेरा घर इसी तरह संभाल कर रखना। मम्मी जी, अब ये घर मेरा भी तो है। ये हुई ना बात। पूजा नैन्सी को उसके कमरे में ले जाती है और कहती है, भाभी मेरा नेक भूलिएगा मत, मैं आपकी इकलौती ननदू। अरे वो मैं भूल भी नहीं सकती हूँ। नैन्सी कान की बाली निकालकर पूजा को देती है और कहती है, ये मैंने बनवा कर पहले ही रख दिए थे तुम्हारे लिए। वाओ भाभी, अब बहुत अच्छी हो, आई लव यू। पूजा नैन्सी के गले लगकर वहां से चली जाती है। अगले दिन नैन्सी को उठने में देर हो जाती है। उठती ही नैन्सी साड़ी पहनकर बाहर आती है। साड़ी में देखकर उषा कहती है, बहू साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है, तू सूट पहन ले, गर्मी बहुत हो रही है। मम्मी जी, मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं अपने ससुराल में हूँ, वरना सब कहते हैं ससुराल में ऐसे सुनने को मिलेगा, ससुराल में वैसे सुनने को मिलेगा। भाभी, हमारे यहाँ ये सब नहीं है। बेटा, तू भी हमारे लिए पूजा की तरह ही है। अगर हम तुझे अपनी बेटी नहीं मानेंगे तो तू कहाँ से हमें अपना मान पाएगी। सब साथ में नाश्ता करते हैं और खूब हंसी मजाक होता है। मम्मी, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई, इतनी थकावट हो रही है, पूछो मत। तो करना क्या है तुझे, जा खाकर सो जा। आज सब कोई आराम करो पूरा दिन। वैसे भी मैंने 7 दिन के लिए हलवाई रखा है और खाने पीने का कोई झमेला भी नहीं है। मम्मी जी, फिजूल का खर्च क्यों करना है? 2 दिन के बाद आप महाराज हटा लेना, मैं खाना बना लूंगी। आदमी ही कितने हैं घर में, गिने चुने 4। बात तो तू ठीक बोल रही है, लेकिन अभी तो नहीं है, थोड़ा आराम कर ले बेटा। उसके बाद पूरी जिंदगी तो ये चूल्हा चौका करना ही है। अच्छा, मैं चला सोने, शाम को मिलकर सब बात कर लेंगे घर का क्या और कैसे करना है। हाँ भाई हाँ, वो बहुत जरूरी है। अब सब सोने चले जाते हैं। शाम को सब साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अशोक कहता है, अब सब अपनी अपनी राय दो, घर का क्या करना है। मैं क्या बोल रही हूँ, किसी के शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि पहले की तरह ज्यादा काम करे।
घर बनवाने में भी एक आदमी को लगे रहना पड़ेगा। आप और नीरज दोनों काम पर रहते हैं, इससे अच्छा कि एक फ्लैट खरीद लेते हैं इसी अपार्टमेंट में। मम्मी, जब हमारे पास अच्छे खासे पैसे आए हैं तो क्यों ना हम घर ले। घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। देखा नहीं आपने हमें इस घर में रह के क्या सुख मिला। छत पर जाने को भी सोचना पड़ता है। मुझे भी घर ही पसंद है। फ्लैट खरीदने में मम्मी अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, कम से कम 60 लाख कहीं नहीं गए। तो क्यों ना हम जमीन से मकान बनाए, जमीन भी अपनी और छत भी अपना, एक फ्लोर बनाकर बाद में कभी भी ऊपर बना सकते हैं। वही तो, फ्लैट में तो क्या है, अपने कमरे में घुसे रहो, एक सामान भी भारी होता है बाहर रखना। बहू तुम बताओ। पापा जी, इसमें बोलने वाली क्या बात है। जिसका अपना घर हो वो तो भाग्यशाली ही होता है। हम दीदी की शादी अपने घर से कर पाएंगे, बाराती घर पर ही आ जाएंगे, वरना फ्लैट में ये सुख कहाँ है। बहू ने मेरे मन की बात कर दी। अब घर ही बनवाएंगे आलीशान। और उषा जी, अब जो तुम सोचती हो ना, वो सबकी टेंशन नहीं है। घर के लिए एक आदमी रहेगा जो सब देख लेगा। अब विशाल और नीरज तुम दोनों जमीन देखने में लग जाओ, कम से कम 4-5 कट्टा तो लेंगे। हाँ पापा। नीरज, विशाल और अशोक चाय नाश्ता करके घर से निकल जाते हैं और इधर पूजा उषा से कहती है, मम्मी चलो ना थोड़ा टेरेस पर चलते हैं, कितनी अच्छी हवा आ रही है। मैं नहीं जा रही, मुझसे नहीं चढ़ा जाएगा। ना कोई लिफ्ट है ना कुछ भी इस बिल्डिंग में। हम अपने घर में लिफ्ट लगवाएंगे। मम्मी, हमारा घर 2 माले का बनेगा उसमें कौन सी लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी। नैन्सी और पूजा टेरेस पर जाती है। नई बहू को देखते ही सब उससे बातें करने लगते हैं। और कैसा लग रहा है नैन्सी यहाँ आकर? बहू, तुझे अगर गर्मी लगती है तो तू मेरे घर आ जाना, मेरे घर में ना एसी लगा है। नहीं, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आंटी, अब हम अपना नया घर बनवाने का सोच रहे हैं। अरे, यही बगल में अपार्टमेंट बन रहा है, उसी में ले लो फ्लैट। नहीं, हमें फ्लैट नहीं, घर चाहिए। अरे, जमीन सहित डुप्लेक्स भी मिल रहा है, तुम लोग बात करो, यही बगल में है। हाँ, देखते हैं पापा और भैया क्या करेंगे, सोचेंगे। तुम सब यहीं रहे हो तो यहीं मिल जाएगा घर तो अच्छा रहेगा। यहाँ बगल में मार्केट, बगल में स्टेशन, सब कुछ बगल में है। ऐसी सुविधा कहाँ मिलेगी? आंटी जी, आजकल आपके पास पैसे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आदमी गाड़ी से कहाँ चला जाता है। आंटी, हमारे घर के ओपनिंग में सबको आना है। भैया की शादी से भी अच्छा फंक्शन होगा गृह प्रवेश में। बस 6 महीने और हम यहाँ से फुर्र। उधर उषा फोन करके अपनी बहनों को नया घर बनवाने की बात बताती है। पूरे अपार्टमेंट को अशोक के परिवार के यहाँ से जाने का पता चल जाता है। रात को तीनों बाप बेटे घर आते हैं तो पूजा उसे कहती है, पापा, बगल वाले अपार्टमेंट में डुप्लेक्स बन रहा है। बेटा, बन तो रहा है, लेकिन वो सब बहुत कमजोर बनाते हैं। देखती नहीं हो कैसे मकान बैठ जाता है। मुझे चाहिए कि घर के आगे जमीन हो थोड़ी, जिसमें पेड़ भी लगा सके। अशोक जमीन का बहुत पता लगवाता है, लेकिन उसे वाजिब रेट में कहीं जमीन नहीं मिलती। फिर एक रोज नीरज कहता है, पापा, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जमीन पता चली है, कल हम सब देखने चलते हैं। ठीक है बेटा। अगली सुबह सब तैयार हो जाते हैं और उषा कहती है, पहले मंदिर चलते हैं फिर जमीन देखेंगे। आज मुझे लग रहा है कि जमीन फाइनल हो ही जाएगी। ठीक है भाई, चलो मंदिर चलते हैं। मंदिर जाने के बाद सब जमीन देखने जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी जमीन है। रेट क्या है पापा जी? पानी के भाव मिल रही है, वरना कहीं भी 15 लाख के नीचे कुछ नहीं है। ये वाली कितने में पड़ रही है ये बताओ ना। 6 लाख कट्टा पड़ रहा है। तो फिर अब सोचो मत, ले लो। अशोक जमीन फाइनल करके 5 कट्टा खरीद लेता है और घर बनाने का काम शुरू करवा देता है। जैसा कि औरतों की आदत होती है, तीनों सास बहू पूरे शहर में ढिंढोरा पीटने लगती है कि वो अब अपने नए घर में शिफ्ट हो रही हैं। गृह प्रवेश की तैयारी भी शुरू कर देती हैं और 6 महीने में घर बनकर कंप्लीट हो जाता है। गृह प्रवेश बहुत अच्छे से होता है। अशोक अपने सभी जान पहचान वाले पड़ोसी और दोस्तों को बुलाता है। बुरा मत मानना उषा बहन, एक बात कहूंगी। घर तो तुमने आलीशान बनवाया है, लेकिन खोजते खोजते हालत खराब हो गई। हाँ, इतना अंदर है रोड से कि पूछो मत। ऊपर से तेरे घर के अगल बगल कुछ नहीं है, तेरा मन कैसे लगेगा। हड़बड़ में तूने बनवा तो लिया, लेकिन पछताएगी बहुत। तभी नैन्सी और पूजा वहां आकर कहते हैं, आंटी जी ऐसे कुछ नहीं है, घर एकांत में ही अच्छा लगता है। यहाँ कितना सुकून है। आदमी काम से घर आता है ताकि उसे सुकून मिले। आप लोग ये बताओ पार्टी कैसी लगी। ये सब बातें तो होती रहेगी, पार्टी एंजॉय कीजिए। हाँ ठीक है बेटा। सब पड़ोसन का मुंह बन जाता है और वो लोग खाना खाते हुए आपस में कहती हैं,
खंडर के पास ससुराल है तब इतना इतरा रही है। हमें क्या है, थोड़े दिन में देखना कैसे हालत खराब होगी इनकी। होने देना, अच्छा है ना, तब मजा आएगा। अभी तो इन लोगों की आंखें ही नहीं खुल रही है। खंडर के पास बड़ा सा ससुराल है तो इतना इतरा रही है। मेन एरिया में होता तो क्या ही करती। अरे जाने दो ना, हमें क्या, खाओ पियो चलो यहाँ से। सब खा पीकर चले जाते हैं। अगले दिन सब पूरा दिन आराम करते हैं। फिर सारे रिश्तेदार एक एक करके जाने लगते हैं। नीरज और विशाल एक एक करके सभी रिश्तेदारों को स्टेशन छोड़कर आते हैं, जिसकी जैसे जैसे ट्रेन होती है। रात में दोनों भाइयों की हालत पस्त हो जाती है। बाप रे बाप, अब लगता है सांस नहीं आएगी। 4 बार गया स्टेशन और 4 बार आया। बहुत दूर पड़ रहा है यहाँ से स्टेशन। हाँ, मैं तो जैसे गया ही नहीं। मैंने तो उस दिन सब गेस्ट को रिसीव किया था और आज मैं 6 बार स्टेशन गया। मेरी हालत तुझसे ज्यादा खराब हो रही है। अरे आपस में क्यों बहस कर रहे हो, करना तो पड़ेगा ही ना। बहस नहीं कर रहे माँ, लेकिन सच में पापा स्टेशन यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ रहा है। जब तक ये एरिया डेवलप नहीं होता हमें बहुत दिक्कत होगी। अब ओखली में मुंह डाल ही दिया है तो मुसल से क्या डरना। जब तक डेवलप नहीं होता तब तक मैनेज कर लेंगे। भाभी, वो तो कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। दिन बीतने लगते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए भी अब बाजार जाने के लिए सोचना पड़ता है। एक रोज पूजा नैन्सी से कहती है, भाभी बहुत दिन हो गए मूवी गए, मूवी देखने का मन हो रहा है। हाँ, मन तो मेरा भी कर रहा है, चलो ना चलते हैं। मम्मी जी को भी ले लेंगे, वैसे भी तीनों रात को ही आएंगे, तब तक हम आ जाएंगे। हाँ ठीक है भाभी। तीनों तैयार होकर सुबह 11 बजे निकल जाती हैं। भाभी, पुराने घर के पास वाला हॉल ही चलते हैं। हाँ तो वहीं जाएंगे ना, और किसी का तो हमें आइडिया भी नहीं है। आज तो बहुत ट्रैफिक है भाई, कहीं पिक्चर छूट ना जाए। 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद तीनों हॉल पहुंचती है। हॉल पहुंचते ही पूजा कहती है, भाभी मैं अंदर जाकर टिकट देखती हूँ, आप मम्मी को लेकर आओ। गाड़ी वाले को भाड़ा देकर नैन्सी उषा को लेकर हॉल में जाती है और पूजा कहती है, भाभी वो वाला शो तो निकल गया, अब हमें 2 बजे वाला शो पकड़ना पड़ेगा। तो ले लो ना टिकट, अब इतनी दूर आए हैं तो देख के जाएंगे ना, कौन सा बार बार आना होता है। मम्मी वो बात नहीं है, 1 घंटा बैठकर करेंगे क्या यहाँ। पुराने घर चलते हैं, सबसे मिल लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। मम्मी जी, वहां जाने से अच्छा है कि हम बगल से कुछ शॉपिंग कर ले। हाँ मुझे वैसे भी टॉप लेना है। ठीक है तो चलो। तीनों बगल के मॉल में जाती है और शॉपिंग करने लगती है। तभी एक पड़ोसन उन्हें मिल जाती है। कैसी है तू, सब ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ आपको। हाँ क्या करूँ, इतना दूर हो गया घर कि आना होता ही नहीं अब। हाँ वो तो आपको पहले सोचना चाहिए था। खंडहर में घर ले लिया आपने तो क्या ही होगा, ना किसी से मिल पाएगी ना कोई बात विचार। क्या ही फायदा हुआ आपको, आखिर आना तो हर काम के लिए यही पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा ही है भाई। उषा को पड़ोसन की बातें खराब लग जाती है और वो कहती है, चलती हूँ मैं। तीनों मूवी देखकर 5 बजे निकलती है। फिर खा पीकर वापस लौटने लगती है। तभी गाड़ी पुराने घर के अपार्टमेंट के पास से होकर जाने लगती है और पूजा देखती है सभी औरतें नीचे बैठी हैं। भैया रुकना जरा, भाभी सब नीचे बैठे हैं, मिल लेते ना जरा एक बार सबसे, पता नहीं कब आना होगा फिर। हाँ दीदी चलिए। तीनों गाड़ी से उतरकर सबसे मिलती है। और क्या उषा बहन, पूजा की शादी में कब बुला रही हो। जल्दी ही बुलाऊंगे सबको। शादी के वक्त तुम लोग 1 महीने के लिए यहीं शिफ्ट हो जाना, आखिर शॉपिंग तो यहीं से होगी ना। उस खंडर से रोज आकर शॉपिंग करने में तुम लोग तो मर ही जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है आंटी जी, वहां भी मार्केट है, लेकिन हमें यहाँ का अच्छा लगता है इसलिए यहाँ आते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, जब सब कुछ यहाँ का पसंद है तो घर क्यों जाकर खंडहर में लिया, यही बगल में लेते। लेकिन उस वक्त तो तुम लोगों को कोई और ही शोर चढ़ा था। कुछ घट जाए तो आदमी क्या करे, यहाँ तो उतारो और सामान खरीद लो। कौन सा ही सुकून ऐसा मिल गया वहां जाके उषा को। वहां कोई अगल बगल में है भी नहीं जिससे आदमी बातचीत करे, एक अकेला घर। आंटी जी, खंडहर के बगल में ही सही, जैसा भी है मेरा ससुराल मुझे बहुत पसंद है और आपकी राय की जरूरत नहीं है। मम्मी जी यहाँ सबसे मिलने आई थी, ना कि किसी के ताने सुनने। खंडहर के बगल में ही सही, मेरा ससुराल बड़ा तो है और आप लोग यहाँ 2 या 3 बेडरूम के छोटे छोटे फ्लैट में रह रही हो, जहाँ आदमी एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे तक ही जा सकता है। नैन्सी पूजा और उषा को लेकर वहां से चली जाती है। उषा की आंखें भर आती है और नैन्सी कहती है, मम्मी जी आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, जवाब देना सीखिए ना। भाभी ने उन लोगों को बहुत अच्छा सबक सिखाया। तीनों शाम को 8 बजे घर पहुंचती है। तब तक नीरज, अशोक और विशाल घर आ चुके होते हैं।
उषा का उतरा हुआ मुंह देखकर नीरज उससे कहता है, क्या हुआ मम्मी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? अरे भैया कुछ नहीं, बस वो हम अपने पुराने घर चले गए थे। फिर पूजा सारी बात बताती है नीरज को और वो कहता है, अरे मम्मी, वो लोग ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्हें जलन हो रही है कि आपके पास इतना बड़ा घर है। अब खुद को ऊंचा दिखाने के लिए आदमी कुछ तो कहेगा ही ना। लेकिन अब आप देखो मैं कैसे उनकी बोलती बंद करता हूँ। तो किसी से कुछ नहीं कहेगा बेटा? ना मैं किसी से कुछ कहूंगा ना कुछ करूंगा, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है। नीरज पुराने घर के पास के अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीद लेता है और उसे भाड़े पर लगवा देता है। जैसी औरतों को ये बात पता चलती है वो लोग और जलने लगती है। इधर उषा अब किसी से बात नहीं करती और पड़ोसनों को खलबली मच जाती है। उषा भाभी के पास अचानक से इतने पैसे कैसे आ गए जो वो रोज नई प्रॉपर्टी खरीद रही है? वही ना, कुछ तो बात है, पता लगवाना पड़ेगा। इसमें पता क्या लगवाना, चलो सीधे पहुंच जाते हैं उनके घर। वो बताए ना बताए खुद ही सारी बात पता चल जाएगी। सारी पड़ोसन मिलकर उषा के घर पहुंच जाती है। सबको देखकर उषा कहती है, क्या हुआ, आज सब खंडर के पास कैसे चली आई? बाजार तो उधर ही छूट गया, इस तरफ तो कुछ मिलेगा नहीं। आने में भी बहुत दिक्कत हुई होगी ना? उषा भाभी अब तो बुरा मान गई हमारी बात का। सभी औरतें शर्मिंदा होती है और उषा से माफी मांगकर सब ठीक कर लेती है। बस माँ, काम कर करके जब थक जाता हूँ ना, तब लगता है कि कोई हो जो ध्यान रखे। मैं रखती हूँ तो तेरा ध्यान पूरे खाने पीने का। हाँ माँ, आप तो रखते हो, मेरा मतलब वो नहीं था जिससे हर बात कह सकूं, देर रात तक किसी से बात हो सके। शादी का सोच ले फिर। हाँ वो भी है, टाइम पर शादी भी करना है। देखते हैं कोई अच्छी लड़की मिले तो ना। कुछ सोचा हुआ है कि कैसी चाहिए? मतलब आजकल के बच्चों की तो बहुत डिमांड्स होती है, तेरी भी होगी। नहीं माँ, मेरी तो कोई डिमांड नहीं है, लड़की बस देखने में अच्छी हो और व्यवहार कुशल हो, और क्या चाहिए। हाँ, तुम खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। हमें क्या करना है, जिंदगी तो तुम्हें बितानी है उसके साथ। हाँ माँ, चलो चलता हूँ ऑफिस, मिलते हैं शाम को। माला अपने कामों में लग जाती है और किशोरी लाल अपनी कारों की देख रेख करने लगते हैं। इतनी कारों की जो फौज रख रखी है, इनका क्या करोगे? करना क्या है, बहू आएगी तो घूमेंगे ये दोनों, कभी किसी में कभी किसी में, सब उन्हीं का तो है। बहू आए तो सही, ये भी तो बात है ना। आ जाएगी, जल्दी करेंगे तो सही नहीं है, जब उसे पसंद होगी वो कर लेगा। तुम उसका कमरा तो बनवाना चालू करो। हमारे जैसे ही परिवार की बहू आएगी तो उसका रहन सहन भी तो हमारे जैसा ही होगा ना। वो थोड़ी बिना एसी के सो पाएगी। अब बड़ी वाली को ही देख लो, इतना बड़ा उसके पापा का बिजनेस है। मजाल है किसी चीज की कोई कमी वो बर्दाश्त कर ले, हर चीज चाहिए होती है उसे। हाँ ठीक है, तुम तो एक बार चालू हो जाती हो तो बस बंद होने का नाम ही नहीं लेती। मैं बस ये कह रही थी कि परिवार देखकर शादी करनी चाहिए, वरना लड़कियों को बाद में पछताना पड़ता है। अब मुझे ही देख लो, कौन सा खुश हूं मैं तुम्हारे साथ। हाँ, मेरी तो जैसे लॉटरी निकली थी तुमसे शादी करके। एक काम तुम्हें ढंग से आता हो तो बता दो। हाँ, नहीं आता, कर लिया करो खुद ही अपने काम। माला कप पटक कर चली जाती है। इतने में ही बड़ी बहू आती है और उसके साथ उसका एक नौकर। माँ जी, वो मैं पापा के शोरूम पर गई थी, वहाँ मुझे ये सब साड़ियाँ अच्छी लगी, मैं साड़ी लेकर आ गई। पर ये तो बहुत सारी है, हमें पैसा देना होगा इनका। अरे मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं, पापा का शोरूम मतलब अपना ही है। आप पैसे की बात छोड़िए, आप तो साड़ियाँ देखिए। हाँ, साड़ियाँ तो बहुत ही सुंदर है। चल अच्छा है, नई बहू आएगी तो उसके लिए भी हो जाएगी। नई बहू? क्या निखिल भैया के लिए लड़की देख रहे हैं? हम कहाँ देख रहे हैं, वो ही देख लेगा तो अच्छा है। अब तूने और गिरीश ने पसंद से शादी की तो दोनों खुश हो ना। हाँ, खुश तो है। और आप लोग ये ध्यान रखना कि वो हमारे परिवार से मिलता-जुलता होना चाहिए। हाँ, यही तो बात की चिंता है। उधर निखिल इंटरनेट पर बैठकर लड़कियों की पिक्चर्स देख रहा था। हर कोई मेकअप से लिपी-पुती लग रही थी, किसी ने भर-भर के ज्वेलरी पहनी हुई थी। ओफो! क्या सबकी सब मेकअप की दुकानें हैं, कोई सीधी-सादी लड़की नहीं होती क्या आजकल? वो बड़े ही बेमन से सबको देख रहा था, तभी उसकी नज़र गीता पर पड़ी। आहा! कितनी सादगी है इसमें। बस मिल गई मुझे लड़की, यही है मेरी पसंद, इसी से होगी अब शादी। निखिल घर जाकर सबको गीता की तस्वीर दिखा देता है, उसकी सादगी सबका मन मोह लेती है। बाकी घर परिवार? अच्छा ही होगा माँ, जब इतनी अच्छी साइट पर पिक्चर है तो परिवार भी अच्छा ही होगा। पर थोड़ा लेना देना तो करना होगा ना। माँ, इतनी मुश्किल से एक अच्छी लड़की मिली है, मेरा अब इसी से शादी का मन बन गया है। अब लेना देना छोड़ो आप, मैं देख लूंगा।
सब निखिल की हाँ में हाँ कर देते हैं और निखिल और गीता की शादी हो जाती है। अगले दिन, गीता, अच्छी सी साड़ी पहन कर आओ, आज तुम्हारे पिताजी आएंगे ना। सबसे अच्छी साड़ी यही है मेरे पास, वही पहन ली है। ओहो, अच्छा। अरे मीता, जरा एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर दे इसके लिए, तुम्हारे पापा की शॉप की है ना, वही ले आओ। मीता गीता को अपने यहाँ की साड़ियाँ देती है। गीता भी खुशी खुशी ले लेती है। शाम को घर के बाहर बहुत सारे ऑटो आकर रुकते हैं। अरे ये इतने ऑटो वाले क्यों है घर के बाहर? लगता है कोई हड़ताल है, सब यही जमा हो गए हैं। नहीं माँ जी, पापा आए हैं और सामान लेकर आए होंगे ना, तो बाकी ऑटो में ही लाए हैं। ऑटो में क्यों लाए हैं? मतलब कार नहीं है क्या? वही मैं भी सोच रही थी कि इतना सामान है, ऑटो में लाना पड़ा। नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। पहली बात तो कार नहीं है हमारे पास, और दूसरी बात ये कि जब पापा ऑटो ही चलाते हैं, तो वो तो उनकी शान है, उनकी कमाई का साधन यही है। क्या? तुम्हारे पापा ऑटो चलाते हैं? तुमने कभी बताया नहीं। माँ जी, रिश्ता लेकर आप लोग आए थे हमारे यहाँ, ये सब तो आपको पता करना चाहिए था। निखिल को पता है? मुझे नहीं पता ये सब, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, मुझे ये बात पता थी, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने शादी गीता से की है, काफी सज्जन व्यक्ति हैं वो। कुछ तो सोच लेता बेटा। माँ, अब जो हो गया सो हो गया, अब वो मेरी पत्नी है और ये भी मेरा परिवार है। अपने पिताजी के लिए निखिल को बोलता देख गीता को काफी अच्छा लगता है। वो मोहन को अंदर बुलाती है। वो आते ही सबका सत्कार करते हैं। उनके साथ सारे ऑटो वाले दोस्त भी अंदर आकर सबको नमस्कार करते हैं। अरे, अपने दोस्त की बेटी का ससुराल मतलब मेरी ही बेटी का ससुराल, हम भी मिलने आ गए सबसे। हाँ हाँ अंकल, आइए ना। जैसे ही वो लोग अंदर आने लगते हैं, माला और मीता पीछे हो जाते हैं, पर निखिल उनका अच्छे से आदर करता है। और दामाद जी कैसे हैं? कोई शिकायत तो नहीं आपको? समधन जी, आप बताइए, कोई शिकायत हो तो अभी ठीक करता हूँ। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं चाय लेकर आती हूँ। मीता, आना जरा, चाय लेकर आते हैं। माँ जी, मैं भी आऊँ? नहीं नहीं, तुम मत आओ, तुम बैठो, हम दोनों कर लेंगे। माला और मीता रसोई में। माँ जी, कुछ नहीं पता किया क्या आपने? ऑटो वाले हैं इसके पिताजी। अरे मुझे लगा निखिल ने थोड़ा कुछ तो पता किया ही होगा, हमारे लायक तो होगा खानदान, ये लोग तो बिल्कुल ही। अब छोड़ो, क्या बोले। वो उनके लिए चाय और पार्ले जी लेके आते हैं। माँ जी, वो मिठाई भी तो रखे थे ना, वो नहीं लाए आप? वो तो खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, पापा तो ये भी नहीं खाएंगे वैसे, बेटी के घर का कौन खाता है। हाँ हाँ, वो इसलिए भी हम ज्यादा नहीं लाए। गीता को समझ ही नहीं आता कि उसकी सास उसके पापा को पसंद नहीं कर रही थी। अच्छा बहन जी, अब चलता हूँ, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करिएगा, इसे भी अपनी बेटी समझकर डांट भी दीजिएगा और प्यार से समझा भी दीजिएगा। वो सब चले जाते हैं। गीता रसोई में चली जाती है। ये क्या हो गया? इतने बड़े घर की बहू, एक ऑटो वाले की बेटी, क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को? कैसे अब अपने घर के फंक्शंस में बुलाएंगे उसे? अपने घर वालों को मैं तो बताऊंगी भी नहीं कि मेरी देवरानी एक ऑटो वाले की बेटी है। बात कुछ बुरी नहीं है, इंसान है, कमा रहा है, वो ठीक है, पर बस हमने अपने घर के लिए ऐसी बहू नहीं सोची थी। हाँ हाँ, मतलब मैं भी वही कहना चाह रही थी। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं। सुना है नए समधी जी आकर गए हैं, बताओ बताओ क्या लेकर आए थे? अरे सब कुछ अकेले अकेले ही खा लोगी या हमें भी दोगी? मीता के यहाँ का तो हम खाते ही रहते हैं, उसके यहाँ से इतना आता है, अब जरा नई बहू के यहाँ भी तो खाएं। क्या क्या लाए हैं उसके पापा? हाँ बस, अभी देखा नहीं है, समय नहीं मिला, देखूंगी खोलूंगी तो बताती हूँ फिर। अरे कौन सा अनोखी पैकिंग में होगा, मिठाइयों के डिब्बे ही तो होंगे ना, खोल लो अभी, हमने देखा था ऑटो आए थे इतने सारे, इसका मतलब सामान तो बहुत ही आया है, इतना आया है कि कार और ऑटो में भर कर लाना पड़ा। भाई इतने ऑटो आते तो किसी ने यहाँ नहीं देखा कि कोई इतना सामान देकर गया हो अपनी बेटी को, एक एक ऑटो भी कम पड़ जाए। हाँ हाँ देखती हूँ। मीता जरा आना बेटा। क्या करे अब, इसके पापा तो बिस्कुट नमकीन देकर गए हैं। माँ जी ऐसा करते हैं, मेरे यहाँ की रख देते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। गीता को पता ही नहीं था कि उसके ससुराल में उसको और उसके परिवार को पसंद नहीं किया जा रहा है। वो जब सबसे नमस्ते करने जाती है तो देखती है वहां पर उसकी जेठानी के यहाँ से आई हुई मिठाई रखी थी। माँ जी, वो पापा जो सामान लाए थे वो नहीं रखा आपने? अरे बेटा वो देखा ही नहीं ना अभी ठीक से, फिर पहले वो थोड़ा सा मंदिर भी भेजा जाता है ना, तो पहले मंदिर भेजेंगे। अच्छा बेटा और बताओ पापा क्या करते हैं, बिजनेस होगा? नहीं आंटी जी, वो ऑटो, हाँ हाँ ना, ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है।
हाँ आंटी, मतलब अब इतने साल हो गए ना, ऑटो अब तो अच्छा खासा हो गया है, अब तो बहुत सारे हैं। हाँ, अब बहुत ऑटो हैं और अब किराया किराए पर भी देते हैं जरूरत वालों को। अब बढ़िया बढ़िया, कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे ना। बिल्कुल आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप। थोड़ी देर में सब मिलजुल कर चली जाती हैं। गीता को थोड़ा अजीब लगता है कि शायद उसकी सास और जेठानी लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। निखिल, आपने कुछ नोट किया? क्या क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पापा के काम के बारे में छुपाया जा रहा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आंटी लोग कभी कुछ बोल रही थी तो मम्मी को भी समझ नहीं आया होगा। अच्छा, हो सकता है मुझे ही समझ नहीं आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सामान जो तुम्हारे पापा लाए थे बहुत ही स्वादिष्ट था। उनको बोलना अगली बार भी यही लेकर आए, और हाँ, अगली बार बता कर आएंगे ना तो मैं खुद जाकर उनकी पसंद की मिठाई लेकर आऊंगा। निखिल के मुंह से ये सब सुनकर भी गीता को तसल्ली हो जाती है। मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी, सब लोग अच्छे हैं। एक बार माला और मीता शॉपिंग का प्लान बनाते हैं और आते समय माँ जी पापा के शोरूम से होते हुए आएंगे, नया स्टॉक आया हुआ है। अरे वाह, फिर तो पक्का चलते हैं। मैं भी चलूं? तुम्हारे पास तो होंगी ना साड़ियाँ अभी तो हुई है शादी। हाँ, साड़ियाँ तो है, शोरूम देख लेती मैं। अरे आज पापा नहीं होंगे, मैं तुम्हें उनसे भी मिलवाना चाहती थी, तुम आज रहने दो, किसी और दिन चलना। गीता मान जाती है, वो सीधी सादी सी समझ ही नहीं पाती कि वो दोनों उसे किनारे कर रहे हैं। पर अब उसे थोड़ा थोड़ा तो समझ आने लगता है कि कुछ तो है। उन दोनों के जाने के बाद वो भी मार्केट निकल जाती है। वो घूमते घूमते मीता के पापा के शोरूम ही पहुंच जाती है। बिना ज्यादा सोचे वो अंदर चली जाती है। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? मीता दीदी, आप तो कह रहे थे अंकल नहीं मिलेंगे। और गीता, क्या करते हैं आपके पापा, किसका बिजनेस है? अंकल वो आह, ऑटो पार्ट्स कहना चाह रही है। अच्छा अच्छा, कभी बुलाओ मीता उन्हें घर। हाँ पापा, जरूर। गीता को फिर समझ आता है कि उसके पापा के बारे में बताने में सबको शर्म आ रही है। वो वहां से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर वो देखती है कि उसके पापा का ऑटो कहीं अटक गया है। वो निकलवाने चली जाती है। अरे तू मत करवा, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। जिसको जो सोचना है सोचने दो पापा, मुझे कोई शर्म नहीं आती है। तेरी जेठानी के पापा का शोरूम है ना वो वाला, मुझे पता है, वो देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता पापा, उधर शोरूम से वो देख ही लेते हैं। अरे मीता, गीता ये किस ऑटो वाले से बात कर रही है, कपड़े भी कितने गंदे रहे हैं उसके। पता नहीं पापा, हम तो नहीं जानते। होगा कोई भी, रास्ता वास्ता पूछ रही होगी किसी से। तो मैं अपनी कार भिजवा देता हूँ ना उसके लिए, जैसी मीता है वैसे भी गीता भी है मेरे लिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए पापा, हम जा ही रहे हैं, हम पिक कर लेंगे उसे। सब घर पहुंच जाते हैं, तभी उनकी पड़ोसन सुनीता दौड़ी दौड़ी आती है। अरे माला, 25 रुपए है क्या खुले? ऑटो वाले को देने हैं। मैं ऑनलाइन कर देती, पर पता नहीं किस जमाने का पुराना फोन लेकर घूम रहा है, इंटरनेट ही नहीं है उसमें। हाँ ले लेना, तेरी कार को क्या हुआ, आज जो ऑटो की जरूरत पड़ गई, दूसरी ले जाती ना। चल कोई बात नहीं, देती हूँ पैसे। तू बाहर देने आ जा, तब तक मैं सामान उतार लूं। माला जाने लगती है, तभी देखती है कि वो ऑटो वाला कोई और नहीं, गीता के पापा ही थे। हे भगवान, कहीं गीता ना देख ले और पता चले भागी चली आए मिलने। अब अब सुनीता को कैसे तड़काऊं मैं? माला, अरे माला, ला रही है पैसे, ये ऑटो वाला इंतजार कर रहा है। तभी मोहन का भी ध्यान जाता है कि वो अपनी बेटी के ससुराल के आसपास ही है। वो वहां से चले जाने में ही भलाई समझते हैं। अरे बहन जी, कोई बात नहीं, आप कभी और दे देना। आप तब मार्केट आते जाते रहते हो, देखा है मैंने। अच्छा, आप तो बड़े भले आदमी निकले भैया, आजकल की दुनिया में तो 1 रुपया भी कोई किसी का नहीं छोड़ता। ये कहकर मोहन चले जाते हैं। रास्ते में बहुत ही तेज बारिश होने लगती है। सड़क पर पानी लबालब भरने लगता है। ये तो काफी पानी भर गया है, जल्दी ही घर पहुंचना पड़ेगा। वो जा ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि काफी बुजुर्ग लोग एक पुल के नीचे भरे पानी में फंसे हुए हैं और वहां पानी बढ़ता जा रहा है। मोहन अपना ना सोचकर सबको बचाने निकल जाता है। बेटा, तुम तो भगवान बनकर आए हो। हम कब से लोगों को रोक रहे हैं पर कोई रुक भी नहीं रहा। आप चिंता मत करिए, मैं सबको बचा लूंगा। वो एक एक करके सबको सुरक्षित जगह छोड़कर आने लगता है। तभी उसके दोस्त भी देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। सब उसके साथ आगे आ जाते हैं। सब लोग बचाने में लग जाते हैं। जब लोग देखते हैं कि सब अपना अपना कैमरा निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। बात इतनी फैल जाती है कि न्यूज वाले भी आ जाते हैं। सब कुछ टीवी पर आने लगता है। माँ जी, मेरी सहेली का मैसेज आया हुआ है, शहर में काफी पानी भर गया है और कुछ ऑटो वाले सबको बचाने में लगे हैं, हम भी देखिए जरा। तभी टीवी चालू करते हैं तो थोड़ी देर देखते हैं, फिर गीता के पापा को पहचान जाते हैं। मम्मी जी, ये तो मोहन अंकल हैं, गीता के पापा।
देखिए जरा आप भी। हाँ, सही कह रही है, वही है। कमाल ही कर दिया भाई साहब ने वैसे, जहाँ सब वीडियो बना रहे हैं, असली काम तो वो कर रहे हैं। हाँ माँ जी। तभी सुनीता भी आती है। अरे ये तो वही ऑटो वाला है जो आज मुझे छोड़ने आया था। बड़ा ही भला आदमी है भाई, तब पैसे छोड़ दिए और अब भी देखो सबकी मदद कर रहा है, वरना इसकी जेब से पैसे भी तो जा ही रहे होंगे। गीता से अब रहा ही नहीं जाता। वो बहुत दिनों से जो देख रही थी कि ऐसे उसके पापा की बेइज्जती की जा रही है, वो आज बोलती है। आंटी, ये मेरे पापा हैं। पापा ऑटो ही चलाते हैं। हमारा कोई ऑटो पार्ट्स का बिजनेस नहीं है। माला, अब ऐसा झूठ बोलने की भी क्या जरूरत थी? इतने तो भले आदमी हैं तुम्हारे समधी। तभी मीता के पापा का फोन आता है। मीता, ये वही ऑटो वाला है ना जिससे उस दिन गीता बात कर रही थी? पापा, ये अंकल गीता के पापा हैं। देखिए आज कैसे सबकी जान बचा रहे हैं। इनको तो शायद ये भी नहीं पता कि इनकी ये नेक दिली कहाँ तक पहुंच गई है। सब लोग इनको देख रहे हैं, इनको कितनी दुआएं मिल रही होंगी। मुझे तो अपने पापा पर गर्व है। जब बाकी लोगों को भी पता लगने लगता है कि वो गीता के पापा हैं, सब माला के घर आने लगते हैं। वाह भाई गीता, कमाल कर दिया तुम्हारे पापा ने। इतने हिम्मत वाले इंसान बिना अपनी जान की परवाह किए कैसे सबको बचा लिया। आंटी, पापा ने हमेशा यही सिखाया है और खुद भी ऐसे ही हैं। किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते वो। ये सुनकर माला और मीता दोनों की आंखें नीची हो जाती है।